different type of enthalpies in which we have dealt about the enthalpy of combustion, enthalpy of formation, और इसी टर्म में आता है enthalpy of vaporization. भाई वेपोराइजेशन होने में जितनी एनर्जी लगी उसे हम कह देंगे enthalpy of vaporization. enthalpy of atomization. atomization का मतलब है, आप लोग समझ लो इसको, बहुत इजी प्रोसेस है एटमाइजेशन. जैसे मान लो कोई H2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, हम इसको एटम तो कह नहीं सकते, मॉलिक्यूल है, टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और इसको ब्रेक होने में अगर ये बनाता है 2H तो इसके साथ कुछ इंथैल्पी होगी, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है, डेल्टा एटम H0, तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी दी हुई होती है. ठीक है, तो इसमें आपको डिस्कस ज्यादातर सोचना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये दिया रहेगा, उसमें परेशान होने की बात नहीं है. आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं हेस लॉ. ठीक है, तो ये है हेस लॉ. हेस लॉ, हेस लॉ. अब देखो हेस लॉ कहता क्या है. वैसे तो लॉ से भरा हुआ है पूरी केमिस्ट्री. हेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस डायरेक्टली हो रहा है, इफ एनी प्रोसेस इज प्रोसीड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन बोथ प्रोसेस एनर्जी विल बी सेम. अगर डायरेक्ट में जो एनर्जी लग रही है वो इनडायरेक्ट वाली एनर्जी के सम के इक्वल होगा. जैसे मान लो हमारे पास कोई एक, आप यहाँ ए पर हो, ठीक है, और ए से पहुंचते हो बी पर. बी एक कोई पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट मान सकते हो आप अपना, और यहां पर आप पहुंचते हो, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोसेस. आप डायरेक्ट ए टू बी पहुंच गए. अब इसी को अगर सी से होते हुए गए, यहां सी पर पहले पहुंचे, फिर सी के बाद में पहुंचे बी पर, तो इस केस में जितनी एनर्जी लगी, मींस इनडायरेक्ट प्रोसेस में, इनडायरेक्ट प्रोसेस में जितनी एनर्जी लगी, तो यहां से यहां तक पहुंचने में मान लो कुछ एनर्जी लगी है, जैसे मान लो कितनी, 10 जूल, और यहां सी से बी तक पहुंचने में फिर आपने 10 जूल एनर्जी लगाई. अब यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, ये बनेगा 20 जूल. ठीक है, कहता है कि डायरेक्ट प्रोसेस में जितनी एनर्जी आपकी लगती है, इनडायरेक्ट प्रोसेस के में लगी हुई एनर्जी के सम को हम क्या कह देंगे, इनडायरेक्ट प्रोसेस में लगे हुए जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट प्रोसेस में लगी हुई एनर्जी के इक्वल होगा. क्लियर है, तो चलो हम इसको देखते हैं क्या कहता है हमारा हेस लॉ. ठीक, तो हेस लॉ कहता है कि द हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज इन अ फिजिकल, द हीट एनर्जी और, एक मिनट, the heat energy is changed in a physical or chemical change is quite independent to the manner in which the change has been carried. जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए, बी एंड सी, ए टू बी, ए टू सी एंड देन सी टू बी. इस केस में अगर हीट एनर्जी लगती है H1, इस केस में लगता है H2, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, H. ठीक है, अब टोटल एनर्जी अगर H है तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा H, इसे डेल्टा H1 मान लो,
और इसे मान लो डेल्टा H2। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, चलो इधर लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। डेल्टा H इज इक्वल टू होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये इंडिकेट कर रहा है कि टोटल एनर्जी चेंज जो हुआ, जो हमारे एंथैल्पी चेंज टोटल हुआ A टू B में, ठीक है, तो वो कितना हुआ A टू C प्लस C टू B, यही कहता है इसको। ठीक है, मींस इस एनर्जी को अगर हम सम करते हैं तो जो डायरेक्ट प्रोसेस में एनर्जी आएगी वो होगी इक्वल। इन दोनों को इक्वल करो, प्लस करो, तो डायरेक्ट एनर्जी चेंज के इक्वल आएगी। क्लियर है ना? अब आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे कैरी करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, डू दैट। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है, एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन calculate the heat of formation of carbon monoxide of carbon monoxide from the following data, from the अब डेटा हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इन दिस कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस makes carbon dioxide gas and enthalpy of formation for carbon dioxide gas is minus 393.5 किलो जूल। ठीक है, और एक सेकंड इक्वेशन ये दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 reacts together and form carbon dioxide gas, and in this case delta FH is equal to minus 282.8 किलो जूल। ठीक है, अब देखो इस केस में हम करते क्या है। इस केस में आप क्या करोगे, हेस लॉ में, यहां हेस लॉ अप्लाई करना होगा। हेस लॉ कहता है कि आप इन दोनों इक्वेशन के साथ, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशन के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लो, या इससे इसको डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी कर लो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट यू हैव टू फाइंड योर दैट इक्वेशन विच इज योर एम। क्वेश्चन इज दैट कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन चाहिए, तो हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी डू दैट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसे चाहे आप एनी हाउ मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, डिवाइड कर लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी लगा लो, हमें आना, हमारे पास आना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, लेट्स वी डू। चलो हम इसको करना शुरू करते हैं। देखो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस की प्रोसीजर करो। अगर हम इसको माइनस करते हैं, when we subtract equation second from equation first,
व्हाट वी गेट, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। तो लिखो C+O2 दिया है, CO2 गैस डेल्टा FH इज इक्वल टू -393.5 एंड नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस half O2 gives what, carbon dioxide and formation of enthalpy enthalpy change for formation equal to -282.8 किलो जूल, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधे सीधे, कुछ करना नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्ट करो। दिस विल बी माइनस 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 एंड दिस विल बी प्लस, हो जाएगा ना। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा, कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो माइनस में हो जाएगा, O2 में से हाफ O2 को माइनस करते हो तो आपका आंसर आएगा हाफ O2 माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कैंसिल बिकॉज माइनस एंड प्लस एंड हियर एंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा हमारा 393.5 में से 282.8 को अगर माइनस करते हो तो आपका एनर्जी कितना आता है, माइनस कितना आएगा 15 minus 8.7 110.7 किलो जूल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो इट विल बी प्लस। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, कहाँ लिखे, इधर आप लोग ये लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख लेना, ठीक है। अब इसको हम आगे कैरी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ठीक है, क्या रहने देते हैं, आगे हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दिख रहा है क्वेश्चन, चलो लिखते हैं, कार्बन प्लस हाफ O2 माइनस CO गिव्स कितनी एनर्जी दे रहा है, -110.7 किलो जूल, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इन दिस केस डेल्टा FH इज इक्वल टू -110.7 किलो जूल, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे पास तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है नहीं, देन व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन के साथ आप मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो या फिर एडिशन करो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाओ और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, जो आप यहां पर करोगे इन इक्वेशन के साथ करोगे, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई विद द हीट, ओके। और वही प्रोसीजर जैसे हमने सेकंड वाले को इसमें से माइनस किया, तो हमने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आएगा, -110.7 किलो जूल, एंड एट लास्ट वी हैव गॉट हियर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट प्रोडक्ट you have to find. Here given carbon monoxide, then anyhow we have to find the carbon monoxide in product side. How? It depends on you. Subtraction, multiplication, addition or division, you can follow any rule. Is that clear? And same procedure we have to apply with given heat of formation. Clear है? इसे आप कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। We have a new term now that is known as lattice energy, ठीक है। वो क्या है, लैटिस एनर्जी। और देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी भी हेस लॉ पर डिपेंड करती है।
बिल्कुल हेस लॉ पर। हेस लॉ क्या बताता है कि भाई कोई प्रोसेस, एनी प्रोसेस अकर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, in both cases in enthalpy of formation or enthalpy of combustion means enthalpy will be completely same, either that process will be occur in direct process or in indirect process. Let's we continue now. इसमें एक टर्म आता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्या कहता है कि उसमें जो कोई भी आयन बनता है, मान लो सपोज सोडियम क्लोराइड, formation of sodium chloride, sodium plus plus chlorine minus makes sodium chloride. But in this case this is not only a simple reaction. In this case sodium solid change into gas, gas change into ions, again chlorine gas change into again chlorine gas, dissociate into the gas, and again from the gaseous system it change its state into ions, and then it both will be sodium plus and chlorine minus gets combined together and form sodium chloride. Okay, in this case sodium to sodium plus, मान लो हमारे पास अगर एक सोडियम है, सोडियम सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, सोडियम गैस में, ठीक है। यस, देन सोडियम गैस गैसियस स्टेट से ये किसमें चेंज हो रहा है, सोडियम प्लस आयोनाइज हो रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है। तो इन दोनों केस में कुछ तो एनर्जी डिसोसिएट करेगा, कुछ तो एनर्जी हटाएगा या गेन करेगा। इस केस में भी कुछ एनर्जी आएगा, मान लो ये ए है ये बी है। अब क्लोरीन को अगर ले लो तो क्लोरीन आप Cl2 गिव्स टेक्निकल प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। Cl, this will be gas and this will be also gas. तो in this case क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन H, ये मान लो C बना। उसी तरह से Cl गैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में, और यहाँ पर भी कुछ एनर्जी ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा या फिर कुछ एनर्जी ये गेन करेगा। इसी भी तरह से ये मान लो बना रहा है डी। कहता है कि इन चारों प्रोसेसेस को अगर आप ऐड करते हो तो उससे जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ठीक, इस पर हम डिस्कस एक बार फिर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्पॉन्टेनिटी। तो देखो स्पॉन्टेनिटी होता क्या है, पहले आप समझो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनिटी आया कहाँ से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओनली एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Thermodynamics or the first law of thermodynamics also tells us that energy, the amount of energy which disappear from one place, it reappear on another place. But first law of thermodynamics does not explain about the direction of heat. First law of thermodynamics heat के डायरेक्शन पर कोई चर्चा नहीं करता है। वहां से एक वर्ड टर्म आता है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा ये तो बताता नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं करता। मीन्स हीट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। अब इसमें ये नहीं बताता कि डायरेक्शन क्या होगा, बट वी नो दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो जाता है। और यहाँ से बात आती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिफोर गोइंग ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है एक्चुअल में। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा आप लोगों पर समझाते हैं।
पढ़ाई कैसे हो सकती है, समझो आप लोग। पढ़ाई भाई दो तरह से होती है, सारे लोगों को पता है, या तो शौक से होगी नहीं तो खौफ से होगी। मीन्स पढ़ने के लिए या तो आपके अंदर जुनून पैदा हो जाए, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू समथिंग, और बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी आप घर जाते हो, घर जाने के बाद आप अपना बैग हटा देते हो और उसके बाद आप आराम करने जाते हो, तब तक पापा पहुंच जाते हैं और वहाँ डांटना शुरू कर देते हैं, बताते हैं कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, एक्सटर्नल एजेंसी, पापा एक्सटर्नल एजेंसी, वहाँ से वो फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर, और आप क्या करते हो, पढ़ने लगते हो। या फिर मान लो आप घर पे स्टडी कर रहे हो, होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क कर क्लास में नहीं आते हो, टीचर्स आप पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो अप्लाइंग फोर्स है और इसकी वजह से जो आपका प्रोसेस चल रहा है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि a process which can take place which can take place by its own or by the applying, by the applying ना लिखकर हम यहाँ लिख सकते हैं और under some initiations, ठीक है। A process which can take place by its own or by or under some initiations, या तो कुछ इनिशिएशन उधर दिया जाए तो जो प्रोसेस होना शुरू हो जाए, या तो फिर वो खुद से प्रोसेस होना शुरू हो जाए। आपकी पढ़ाई या तो खुद से होना शुरू हो जाए या फिर एक्सटर्नल एजेंसी के फोर्स के द्वारा शुरू हो जाए। तो उसकी दोनों में से खास बात यह है कि इन बोथ कंडीशन यू हैव टू स्टडी, मीन्स योर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये दो तरह से हो सकती है। पहला हो सकता है बाय इट्स ओन, इट्स ओन। इसका आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कौन सा एग्जांपल ले लें, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। भाई if we put some salt into the water, after some time it is completely dissolved into the water, तो ये क्या हुआ, इट्स ऑन। सेकेंड कंडीशन, आप सेकेंड एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो कि वाटर बॉडीज evaporates by itself, खुद से एवोपरेट होता है। अब इसमें तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप और हम तो हीट नहीं देने जाते। हम अगर कुछ समय के लिए कि वाटर बॉडीज से ऑटोमेटिक हीट एवोपरेट होता रहता है। आप कहोगे कि सनलाइट तो पड़ता है सर, वो एक्सटर्नल एजेंसी हो गया। दिस इज नॉट द रीजन, इज दैट सेकेंड कंडीशन। अगर आप और भी एग्जांपल चाहोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ इट्स ओन। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में खुद से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये इन सारे प्रोसेसेस को हम क्या कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन आता है कि अंडर सम इनिशिएशंस, अंडर सम इनिशिएशंस। तो इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो आप लिख सकते हो a candle made up of wax, a
candle made up of wax burn only when ignite. Only when ignite. जब तक उस कैंडल को जलाते नहीं वो जलता नहीं है. जलाने के लिए जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल जो भी एजेंसी अब हमने अप्लाई किया, इग्नाइट किया, तो उसकी वजह से ये कैंडल जलना शुरू हो गया. तो यहाँ पर ये कैसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा अंडर सम इनिशिएशंस, बिकॉज वी हैव अप्लाइड इनिशिएशन हियर. इनिशिएशन का मतलब हुआ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनी प्रोसेसेस. नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो और भी एग्जांपल्स ले सकते हो. कैल्शियम कार्बोनेट इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो वो क्या इवॉल्व करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप कर सकते हो. कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट देते हो, यहाँ लिख देते हैं हीट, तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू कर देता है. This process is under some initiations because we have heated here calcium carbonate and it gives carbon dioxide gas. Okay, so all these processes are spontaneous process. अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है. भाई अगर आपने जिद कर लिया कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. हमने अभी बताया ना, दो तरह से पढ़ाई हो सकती है, शौक से, खौफ से. एक और भी बात होती है कि हम फालतू का शौक रखते नहीं और खौफ तो किसी का है ही नहीं, तो उस केस को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. मीन्स उसमें चाहे आप कुछ भी कर लो, प्रोसेस कैन नॉट बी हेड. दैट इज नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. चलो देखते हैं इसको भी. हैव यू डन? पॉज करो, इसे फिर आप कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या कहता है कि the process which does not occur either by itself or under any initiations. ठीक है, किसी भी तरह से, चाहे आप एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करो, चाहे कुछ भी कर लो, वो प्रोसेस हेल्ड नहीं होगा. तो उसको हम क्या कह देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जैसे एग्जांपल में अगर आप लेते हो तो if we put gold into the water, it does not change itself. भाई ये कितने भी दिन तक आप गोल्ड को वाटर में छोड़ देते हो लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो डिजॉल्व भी नहीं होता. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल और भी लेना चाहते हो तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द aqueous solution of silver nitrate sodium chloride. इसको तो छोड़ ही दो. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो इसके आगे हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दैट गिव्स अस अबाउट एंट्रोपी.
जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें देता है एंथैल्पी के बारे में जानकारी, उसी तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द एंट्रोपी, एंड वी विल डिस्कस दैट इनटू नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.